हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे आज ज्योग्राफी भूगोल का एपिसोड 2 लेके आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, यानी कि ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि इसमें लैटिट्यूड का क्या काम होता है, लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, एक्सेस क्या होता है और हम टाइम को कैसे चेक करते हैं। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सेस यानी कि अक्ष। अक्ष होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको और समझेंगे कि है क्या। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यहाँ पे आप एक ग्लोब देख रहे हो, जो इसमें एक सुई है, इसमें झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। यहाँ पे पृथ्वी क्या होती है, चपटी होती है। आगे देखते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा को घूमती है। पश्चिम से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो इस सुई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब को भी वेस्ट से ईस्ट को मूव करा सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तविक ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। जो अर्थ होती है, अर्थ में कोई भी ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है ताकि अर्थ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। और अर्थ क्या करती है, अपने अक्ष में वेस्ट से ईस्ट को मूव करती है, घूमती है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो ग्लोब में क्या है, एक निडल टिल्टेड मैनर में दिखाई गई है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सेस। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अक्ष। 2 points on the globe through which the needle passes are two poles। जिनसे निडल गुजरती है उनको टू पोल्स बोलते हैं। इसे नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। इसके हेल्प से, इस निडल की हेल्प से ग्लोब क्या करता है, वेस्ट से ईस्ट को मूव करता है, जैसे कि रियल में हमारी पृथ्वी मूव करती है, हमारी अर्थ मूव करती है। But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line। तो वो क्या बोलता है कि वास्तविक में हमारे अर्थ में कोई ऐसी लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो पृथ्वी को अंडरस्टैंड करने के लिए, अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए ग्लोब में बनाई गई है। अगला पॉइंट क्या हमारे पास, अगला पॉइंट है विषुवत वृत्त। आप इसको ध्यान से देखना, विषुवत वृत्त, इंग्लिश में इक्वेटर। हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, होता क्या है, विषुवत वृत्त क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, अर्थ दिख रही है, इसके बीचों बीच एक आपको लाइन दिख रही होगी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है, कलर चेंज करता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है आपको बीचों बीच, ये क्या है, आपकी विषुवत वृत्त या इक्वेटर, या इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, 0 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत वृत्त कहलाती है। एक काल्पनिक रेखा है, रियल में अर्थ में ऐसी कोई रेखा नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है जो अर्थ को क्या करती है, बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांट देती है, विषुवत वृत्त कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखो यहाँ पे समझो, अगर यहाँ से इक्वेटर आई, ये एक विषुवत वृत्त रेखा आई, इसने क्या किया, अर्थ को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ये वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होगा, ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध। इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला पार्ट है, इसके क्या बोला गया है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध।
इस विषुवत रेखा का क्या काम होता है, अर्थ को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो अब आगे देखते हैं, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखो डेफिनेशन खत्म हो गई, आप इंग्लिश में इसको समझते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लियर आपको इसी ग्लोब की हेल्प से इसको समझाता हूँ। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. ये क्या होते हैं, दोनों equal halves होते हैं, equal halves. Therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel circle from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. अब आ गई लैटिट्यूड की बात। लैटिट्यूड की बात अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसको, देखो हमने डेफिनेशन देख ली, अब इसको हम समझते हैं। ये क्या बोलता है, एक काल्पनिक रेखा जो ये ग्लोब है हमारे पास, ये ग्लोब है, इसमें काल्पनिक रेखा खींची गई, ये आपको दिख रही होगी ब्लैक वाली। ये क्या करती है, अर्थ को दोनों हाफ इक्वल्स में डिवाइड कर देती है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों को इक्वली भाग में डिवाइड कर देती है। अब जो इस अर्थ में है, इतनी बात समझ में। अब इस अर्थ में क्या है, ये जो 0 डिग्री है यानी कि इक्वेटर है, इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस बने रहती हैं, बहुत सारी लाइंस इसके पैरेलल, इक्वल पैरेलल, ये ऐसे करके ऊपर तक इसमें लाइंस बनी हुई है यहाँ तक, और ऐसे ही नीचे को भी इसमें लाइंस बनी हुई है। ये क्या बोलता है, ये जो लाइंस हैं इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है, यानी कि लैटिट्यूड बोला जाता है। लैटिट्यूड आर मेजर इन डिग्रीज। और ये जो लैटिट्यूड होते हैं किसमें मेजर किए जाते हैं, डिग्री में मेजर किए जाते हैं। इस वाली पिक्चर में हमें क्लियर समझ में आएगा, ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड है और ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है। दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो ये क्या है, 0 डिग्री है, ये हमारे पास कौन सी लाइन है, 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर है, विषुवत वृत्त लाइन है। जो इसके पैरेलल ये लाइन जा रही है, दिख रही है आपको, ये इसके पैरेलल ये लाइन जा रही है, ये नॉर्थ पोल, ऊपर को नॉर्थ पोल तक जाएंगी और नीचे को साउथ पोल तक आएंगी। तो ये क्या होती है, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो ये क्या होती है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, पैरेलल लाइंस है। और नीचे को भी क्या होंगी, ये इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या जा रही है, पैरेलली आगे को बढ़ रही है। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये क्या होती है आपकी, लॉन्गिट्यूड्स होती है। लॉन्गिट्यूड ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये लाइंस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये लाइंस पूरे अर्थ में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लाइंस भी बराबर होगी और इधर की ये लाइन भी बराबर होगी, ये लाइन भी बराबर होगी, ये लाइन भी बराबर होगी। देखो लैटिट्यूड में क्या होता है, लैटिट्यूड जो अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं डिस्टेंस इनका बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पोलों की तरफ बढ़ती हैं, जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ती हैं, इनके क्या होती है, लेंथ कम होती जाती है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगी, यानी कि ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगी, उत्तर की तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ लंबी थी ये वाली लाइन, इतनी लंबी थी, दूसरी वाली लाइन इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी, इससे छोटी। जैसे ये नॉर्थ पोल तक पहुंचेगी, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचेगी, ये क्या होगी, लाइन छोटी हो जाएगी एज कंपेयर टू इस वाली लाइन के। ऐसे ही साउथ में भी होगा, जैसे ये क्या पहुंचेगी दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में पहुंचेगी, ये लाइन एज कंपेयर टू दिस लाइन ये क्या हो जाएगी, साइज में छोटी हो जाएगी। लेकिन इनके बीच का गैप क्या रहता है, बराबर रहता है, पैरेलल लाइन से।
वैसे देशांतर में क्या होता है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन जितनी होगी या ये लाइन जितनी होगी, फर्स्ट वाली लाइन को देखते हैं, ये लाइन जितनी लंबी होगी वैसे इधर की ये लाइन भी उसी के बराबर लंबी होगी, लेंथ में क्या होंगी, ये बराबर होंगी। तो इनको क्या, ये क्या होगी, इक्वेटर होगी, और ये प्राइम मेरिडियन। ये वाली लाइन क्या हो जाती है, ये बीच वाली लाइन प्राइम मेरिडियन, ये, और ये इक्वेटर है, इक्वेटर। इतनी बात समझ में आई। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगला देखते हैं क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, इंग्लिश में अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स हमने अभी देखा था, जो पैरेलल्स होती हैं इक्वेटर के, वो क्या होती है, लैटिट्यूड्स होती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसी पिक्चर से आपको लैटिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश के बारे में पूरा क्लियर आपको ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विषुवत 0 डिग्री, चलो मैं इसके साथ साथ आपको समझाता हूँ। देखो, विषुवत 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो बीचों बीच इस अर्थ की एक लाइन निकली है, ये आपको दिख रही है येलो कलर की, ये लाइन जो है ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर, ये लिखा हुआ है इक्वेटर 0 डिग्री। हिंदी में बात करें तो विषुवत वृत्त। उत्तर ध्रुव, अब अगर हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो सबसे ऊपर क्या आता है, उत्तरी ध्रुव ये आता है, और सबसे दक्षिण में क्या आता है, साउथ की तरफ क्या आएगा, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसे नॉर्थ पोल या 90 डिग्री नॉर्थ बोला जाता है, और ऐसे साउथ में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री साउथ बोला जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम क्या करते हैं, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम ऊपर को चलते हैं, इक्वेटर से हम कहाँ गए, ऊपर को गए, नॉर्थ की साइड, तो हम गए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन मिलेगी हमें, यानी कि कर्क रेखा मिलेगी। हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। और ऐसे अगर मैं यहाँ से इक्वेटर से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री में अगर नॉर्थ की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलती है, आर्कटिक सर्कल मिलता है, आर्कटिक सर्कल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल को उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त ये मिलता है। ऐसे अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, इक्वेटर से अगर मैं नॉर्थ की तरफ आता हूँ 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अगर मैं साउथ की तरफ आता हूँ तो मुझे यहाँ कौन सी लाइन मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि हिंदी में बात करेंगे तो मकर रेखा। ऐसे अगर मैं इक्वेटर से 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री अगर मैं कहाँ आता हूँ, साउथ की तरफ आता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मिलता है, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल मिलता है, अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, साउथ पोल मिलेगा, और यहाँ नॉर्थ में सबसे ऊपर क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री अगर नॉर्थ में होगा तो 90 डिग्री नॉर्थ, और 90 डिग्री अगर साउथ में होगा तो 90 डिग्री साउथ में होगा। जो बीच की लाइन होगी इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन होती है। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया। तो अगर हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है। और वैसे साउथ में अगर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलता है। वैसे ही 66.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं इक्वेटर से तो हमें क्या मिलता है, आर्कटिक सर्कल मिलता है। और इक्वेटर से अगर हम साउथ की तरफ 66.5 डिग्री आते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंटार्कटिक सर्कल मिलता है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हीट जोन ऑफ अर्थ या ताप कटिबंध। तो दो यहाँ पे मेरे पास ग्लोब दिए गए हैं, एक मैंने हिंदी में लिया हुआ है ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड कर सकें, और एक मेरे पास इंग्लिश में है। देखो, ये है उत्तर ध्रुव, ये हमें पता है उत्तरी ध्रुव होता है। पहले मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ फिर इंग्लिश में डिस्कस करूंगा। ये होता है उत्तरी ध्रुव। अब देखो, जो मेरी विषुवत वृत्त है यानी कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री
0 डिग्री से 23.5 तक का जो बीच का एरिया आता है, अभी हमने पढ़ा था ना 0 डिग्री से 23.5 तक कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा आती है, कर्क रेखा आती है। अभी हमने सीखा था जो विषुवत से कर्क रेखा तक का जो बीच का एरिया होता है ये वाला, और विषुवत से मकर रेखा तक का ये वाला एरिया, ये पूरा, ये जो आपको ब्लू कलर में एरिया दिख रहा है ये पूरा एरिया, ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध ये होता क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये होता क्या है, क्यों इनकी हमें जरूरत पड़ती है। समझ में आया। विषुवत वृत्त से 23.5 नॉर्थ की तरफ और 23.5 साउथ की तरफ, यानी कि विषुवत वृत्त से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ऐसे ही आगे कर्क रेखा से, यहाँ कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इस एरिया को बोलते हैं, अगर साउथ में होगा तो, उत्तर में होगा तो इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। अगर दक्षिण में होगा तो इसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। बेसिकली ये क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, इनको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। आगे उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव तक ये होता है आपका शीत कटिबंध। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेके दक्षिणी ध्रुव तक, यहाँ तक ये क्या होता है आपका शीत कटिबंध। साउथ में होगा, उत्तर में होगा तो क्या होगा, उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण में होगा तो दक्षिणी शीत कटिबंध। ऐसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, नॉर्थ पोल ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। हमारे पास दो ग्लोब है, इक्वेटर से, यहाँ इक्वेटर से लेके यानी कि 0 डिग्री से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला एरिया, और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन बोला जाता है। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक, इसे क्या बोला जाता है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। और इधर अगर साउथ में होगा तो साउथ टेम्परेट जोन। ऐसे ही आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक फ्रिजिड जोन, और इधर साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक फ्रिजिड जोन, इसको बोला जाता है। तो हिंदी में देखते पहले पृथ्वी के ताप कटिबंध। ये क्लास बच्चों, ये क्लास बेसिकली बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले हिंदी में देखते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। पृथ्वी के ताप कटिबंध, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर आता है। कहाँ पे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये चीज ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आ जाएगा तो। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, यानी कि इतने से भाग में, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो मैं इसको अगर यहीं पे समझाने की कोशिश करूं, ये आपका क्या है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, ये वाला एरिया जो होगा, इस वाले एरिया में अगर यहाँ पे सन है, ये सन है, अर्थ इसका चक्कर लगा रही, तो ये वाला जो एरिया होगा, जो सूर्य की हीट आएगी, जो सूर्य का प्रकाश आएगा, वो इस वाले एरिया में क्या होगा, सीधा सीधा पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे अधिक ऊष्मा होगी, अधिक ऊष्मा होगी, तो और क्या होगा, इसे क्या बोला जाएगा, उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। उष्ण कटिबंध कहा जाएगा। अर्थ जब रोटेट करेगी तो ये वाला एरिया इस साइड आएगा, तो इस साइड गर्मी शुरू होगी। ऐसे ही आगे देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। सूर्य का होता है इसी एरिया में, सर के साल में एक बार सर के ठीक ऊपर होता है, बाकी जगह नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखो
यहाँ पे सन था, इस वाले एरिया में तो सीधा प्रकाश आ गया। अब जब इसकी लाइट यहाँ जाएगी, इस वाले एरिया में फैलेगी, इस वाले एरिया में इसकी लाइट क्या हो जा रही है, तिरछी हो जा रही है। सूर्य प्रकाश क्या हो रहा है, इस वाले एरिया तक जाने तक तिरछा हो जा रहा है। जो हीट जा रही है यहाँ तक क्या हो जा रही है, तिरछी हो जा रही है। इस वाले एरिया में डायरेक्ट आ रही थी तो ये वाला एरिया क्या था, गर्म था। इस वाले एरिया में क्या हो रही है, तिरछी हो जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान क्या बना रहेगा, मध्यम बना रहेगा। ये क्या बोलता है, तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये कटिबंध याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके काम आएगा और समझने में भी बहुत आसान है। शीतोष्ण कटिबंध, पहला क्या था, उष्ण कटिबंध, हिंदी मीडियम वालों के लिए उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव वृत्त यहां से लेके यहां तक, उत्तरी ध्रुव तक, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव वृत्त से यहां से लेके इस वाली लाइन से लेके ये वाला एरिया। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। देखो अगर सनलाइट है, सनलाइट यहाँ तक पड़ेगी तो कितनी तिरछी हो जाएगी, कितनी कम लाइट यहाँ तक जाएगी, है ना। इतना डिस्टेंस तय तय करके क्या होगी, बहुत कम तिरछी लाइन्स यहाँ पे जाएंगी, तिरछा प्रकाश यहाँ पे जाएगा, क्षैतिज हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो यहाँ इन एरिया में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, शीत कटिबंध होता है। तो आपको कटिबंध याद हुए, उष्ण कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया और शीत कटिबंध हो गया। उष्ण कटिबंध में क्या होगा, सूर्य साल में एक बार सर के ठीक ऊपर आएगा, ये एरिया क्या होंगे, गर्म होंगे। और शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पे मौसम सामान्य रहेगा, तापमान सामान्य रहेगा। और थर्ड क्या अपने पास, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में क्या होगा, यहाँ पे सूर्य कभी भी सीधा नहीं होगा, इसकी किरणें हमेशा क्षैतिज तिरछी पड़ेंगी, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, शीत कटिबंध यानी कि ठंड ज्यादा होगी। इंग्लिश में समझते हैं इसको, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में कौन कौन से हीट जोन और कैसे कैसे हीट जोन है। पहले बात करते हैं हम टॉर्रिड जोन। टॉर्रिड जोन की बात करते हैं। द मिड डे सन इज exactly overhead at least 1 a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. जो एरिया होता है ये इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, ये वाला एरिया क्या होता है, इसमें मैक्सिमम हीट होती है, क्योंकि सनलाइट इसमें क्या आती है, डायरेक्ट आती है। सनलाइट क्या आती है, डायरेक्ट पड़ती है, और साल में एक बार इसमें क्या होता है, सन सर के ठीक ऊपर ओवरहेड रहता है। तो ये एरिया क्या होता है, मैक्सिमम हीट लेता है, यानी कि गर्म होता है। दूसरी बात करते हैं हम टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है, द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अलावा बाकी में कभी भी सूर्य सर के ऊपर नहीं आता है डायरेक्ट। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज एंड डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स। पोल्स की तरफ सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तिरछा होता जाता है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे प्रकाश क्या होता जाएगा, तिरछा होता जाएगा। As such, the areas beyond by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zone. यहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तिरछा हो जाता है, लाइट इसकी क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मध्यम होता है, यानी सामान्य होता है। आगे देखते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है, एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। ये एरिया क्या होते हैं, देखो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक ये एरिया और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक ये एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट
राइज मच अबव, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य सीधा नहीं होता है, यहाँ पे जाते जाते क्या होती है, इसकी किरणें और ज्यादा तिरछी हो जाती है, और ज्यादा क्षैतिज हो जाती है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जून कहा जाता है, यानी कि वेरी वेरी कोल्ड होता है। फ्रिजिड मतलब वेरी कोल्ड। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहे होंगे, तो 3 फिगर हैं। अब बुकिश लैंग्वेज को छोड़ के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली समझते हैं, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला तो यहाँ पे वर्ल्ड का ग्लोब है और दूसरा इंडिया का है। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश में ले रखा है, एक ही चीज है। तो ये आपको बीच में दिख रहा होगा एक प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन यमयोत्तर रेखा जो ग्रीनविच से निकलती है। ग्रीनविच, आप इतना याद रखना कहां से निकलती है, ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से निकलती है 0 डिग्री। ये हो गया आपका मेरिडियन। और ये आपको पता है ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर है। अब देखो अगर इक्वेटर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। इतना हमने अभी लास्ट में पढ़ा था। अगर हम प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वेस्ट में आता है ना, ये देखो अगर हम ये करें तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस। तो ये वाला क्या हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला क्या हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे 4 इक्वल पार्ट्स हो गए इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग। इतनी बात क्लियर है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम एशिया इंडिया की बात करें, हम कहाँ पे आते हैं, हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ईस्ट वेस्ट में देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, हम पूर्व उत्तर है और उत्तर की तरफ है। वैसे अगर हम सारे कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कॉन्टिनेंट देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं, 1 नॉर्थ अमेरिका, 2 साउथ अमेरिका, 3 अफ्रीका, 4 यूरोप, 5 एशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया एंड 7 अंटार्कटिका। तो नॉर्थ अमेरिका किधर पड़ता है हमारा, पश्चिमी देश जिनको बोला जाता है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वैसे साउथ अमेरिका साउथ से क्लियर है, ये किसमें होगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और वेस्टर्न कंट्री है। वैसे ही एशिया, यूरोप और अफ्रीका ये किधर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। पूर्वी देश ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका आता है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूर्वोत्तर देश है, लेकिन पड़ते किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर होगा। आप देखो जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना घूमती है, 360 रोटेट करती है, यानी कि अपने अक्ष में पूरा रोटेशन वो 24 घंटे में पूरा कर लेती है, करती है। यानी कि 4 मिनट में क्या करती है, ये 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में कितना घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। आप इस चीज को याद रखना, 24 घंटे में पूरा रोटेशन पूरा करती है, और यानी कि हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतना क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इस चीज को समझते हैं। थोड़ा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमयोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। देखो मैंने बताया था ना, ये अभी मैंने ग्लोब दिखाया था, ये प्राइम मेरिडियन लाइन जो ग्रीनविच से निकली है। तो वैज्ञानिकों ने क्या बोला, साइंटिस्टों ने क्या बोला, यहीं से समय का निर्धारण किया जाए। इसे 0 डिग्री माना गया। 0 डिग्री देशांतर है, ये क्या है, देशांतर रेखाएं, और ये 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। देखो यहाँ से जो लाइन जाती है ये 0 होगी, यहाँ से लास्ट कहाँ तक है, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, यहाँ से हम इसकी गणना करते हैं। यमयोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में, अभी हमने देखा था ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध, इन दोनों में इसको डिवाइड कर देती है, विभाजित करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व
के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग किया करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व, देखो इतनी सी बात थी जो अभी हमने देखा था, जो ग्रीनविच से निकली है इसको समय निर्धारण करने के लिए, टाइम के लिए इसको 0 डिग्री माना गया है। यहाँ से हम 180 डिग्री वेस्ट लेते हैं और 180 डिग्री ये किसको करती है, अर्थ को 180 डिग्री ईस्ट में डिवाइड कर देती है। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाले को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। देशांतर और समय, देशांतर और समय, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो अर्थ का रोटेशन होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है कहां से होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय के आगे होगा। जो ग्रीनविच लाइन, जो हमने प्राइम मेरिडियन लाइन देखी थी, ग्रीनविच से जो ईस्ट की तरफ होंगे, क्योंकि अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करती है, जो इसके क्या होंगे, ईस्ट में 0 डिग्री से जो ईस्ट में कंट्रीज होंगी वो क्या होंगी आपकी, उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। और जो वेस्ट की तरफ होंगी, जो पश्चिम की तरफ होगी, उनका क्या होगा, ग्रीनविच से पीछे को उसका समय की गणना की जाएगी। निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अर्थ क्या करती है, अपने अक्ष में रोटेट करती है 24 आवर्स में। कितना, 24 आवर्स अगर वो मूव कर रही है तो कितना करेगी, 360, पूरा एक फुल चक्कर अपना पूरा कर लेती है, पूरा स्पिन अपना पूरा कर लेती है, घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री। अब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, 15 डिग्री घूम लेती है, 15 डिग्री वो रोटेट करती है। और 4 मिनट में 1 डिग्री, हर 4 मिनट में क्या करती हो, हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व का समय, देखो अगर ग्रीनविच जहां से प्राइम मेरिडियन लाइन गई है, अगर ग्रीनविच में कितने बजे हैं, ग्रीनविच में बचे हैं आपके 12 बजे, दिन के 12 बजे, तो वहां से 15 डिग्री पूर्व की ओर, 15 डिग्री पूर्व में ईस्ट मतलब 15 डिग्री आगे, 15 डिग्री आगे का मतलब 1 डिग्री 4 मिनट में चलती है, तो 15 डिग्री 15 इंटू 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 0 डिग्री ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ, 0 डिग्री ग्रीनविच से 15 डिग्री ईस्ट की तरफ टाइम में कितना डिफरेंस आएगा, 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटे आगे होगा, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो ईस्ट की तरफ कितना बजा होगा, 1 घंटे आगे 15 डिग्री 1 बजा होगा। पंद्रह डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि यहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच का दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड अच्छे से करते हैं। चलिए, अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि अगर ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये अर्थ है, जो ईस्ट वाली कंट्री होंगी और जो वेस्ट वाली कंट्री, जो ईस्ट वाली कंट्री होंगी ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन होगी। जो ईस्ट वाली कंट्री है उनमें टाइम क्या होगा, आगे बढ़ेगा ग्रीनविच से, और जो वेस्ट वाली कंट्री होंगी उनमें टाइम पीछे होगा ग्रीनविच टाइम से, जो हमने प्राइम मेरिडियन लाइन ले रखी उससे। अब ये क्या बोलता है कि अर्थ रोटेट करती है 24 घंटे में 360 डिग्री। इतनी बात तो सबको क्लियर है, यानी कि 4 मिनट में 15 डिग्री, यानी कि सॉरी 1 घंटे में 15 डिग्री, और हर 4 मिनट में 1 डिग्री ये रोटेट करती है हमारी अर्थ। इतना हो गया। तो जो हमारी 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच में, अगर ग्रीनविच में टाइम बज रहा है 12, दिन के 12 बजे ग्रीनविच में, 15 डिग्री हम लेते हैं ईस्ट की तरफ और 15 डिग्री हम लेते हैं वेस्ट की साइड, 15 डिग्री। तो अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 15 इंटू 4 कर देंगे, 15 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60
मिनट यानी कि 1 घंटा, 1 आवर। तो यहाँ 12 बजे तो ईस्ट में 15 डिग्री ईस्ट में कितना बजा होगा, 1 बजे होंगे, 1 बजा होगा। और 15 डिग्री वेस्ट में कितना बजा होगा, 1 घंटा पीछे कर दो, 11 बजा होगा। सिंपल था, आसान था, बस इतनी सी बात ये कहना चाह रहा था। और 0 डिग्री से 180, ये ग्रीन विच से 180 डिग्री में जो देश होंगे, 180 डिग्री जो दूर होंगे, उसको 4 से इंटू कर दो, ये आ जाएगा 0। इतना अंतर होगा, यानी कि अगर हम इसको करें तो 60, इसमें कितना अंतर आएगा, यानी कि 10, 11, 12 घंटे का यहाँ पे अंतर आ जाता है। तो 12 घंटे का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। अगर दिन के 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ तो रात के 12 बजे होंगे। अब इस मैप को समझते हैं जो इंडिया का दे रखा है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंडिया ग्रीनविच जो 0 डिग्री है वहां से कितनी दूर है, 82.5 डिग्री की दूरी में है। तो ग्रीनविच में कितना समय होगा और इंडिया में उस समय में कितना डिफरेंस होगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमें देखना है, तो कितना अंतर होगा। तो 82 डिग्री जो इंडिया का याम्योत्तर, मानक याम्योत्तर है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। देखो, जो इंडिया का ये वाला एरिया है गुजरात का, और यहाँ असम का डिब्रूगढ़, यहाँ से यहाँ के अंतर में देखो कितना है, 97 डिग्री ईस्ट में ये वाला एरिया पड़ता है डिब्रूगढ़ का, और यहाँ गुजरात का एरिया कितने में पड़ता है, 68 में ये पड़ता है। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 29, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर, अगर 30 डिग्री का अंतर कहते हो तो 30 गुणा 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। यहाँ डिब्रूगढ़ से लेके गुजरात की इस एरिया तक में टाइम में 2 घंटे का अंतर पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ सूर्य 4 बजे होता है सूर्योदय, तो यहाँ कितने बजे होगा, 6 बजे होगा। इतना अंतर यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसी अंतर के लिए क्या किया गया है, एक याम्योत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया इंडिया का, जो कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री है। तो ग्रीनविच के 0 से लेके 82.5 तक, 82.5 को इंटू कर दो, 82.5 डिवाइडेड बाय किससे, 4 से। तो पहले 82 को करो, कितना आएगा, 328, और हाफ को करोगे तो +2 आ जाएगा, यानी कि ये कितना आ गया, 330 हो गया। 330 मिनट का अंतर होगा ग्रीनविच और इंडिया के टाइम में, यानी कि कितना, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। 5.5 घंटे का डिफरेंस है। अगर ग्रीनविच में 12 बजे होंगे दिन के, तो अब हमारे इंडिया में कितना बजा होगा, हमारे भारत में कितना टाइम हो रहा होगा, 5:30 बजे होंगे शाम के। शाम के कितने बजे होंगे, 5:30। तो ये यहाँ पे था मानक याम्योत्तर। ये चीज आपको समझ में आई। तो यही था चैप्टर 2 आपका, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, और देशांतर रेखाओं से हम कैसे टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा जो प्राइम मेरिडियन टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है यानी कि मानक याम्योत्तर है वो कितना है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली है। इंडिया का मानक याम्योत्तर टाइम कितना है, 82.5। तो ये चीज़ें हमने सीखी। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विद योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।